छोले भटूरे। रसुलपुर गांव में रेखा नाम की एक शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका पति एक एक्सीडेंट में मर चुका था। रेखा को अमृता नाम की एक बेटी थी। रेखा के पति के गुजरने के बाद रेखा बहुत मेहनत करके अमृता का पालन पोषण करती थी। कुछ सालों के बाद अमृता बड़ी हो जाती है और कॉलेज में पढ़ती है। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने अमृता को ऑफिस रूम में बुलाकर कहा, क्या बात है अमृता, कॉलेज की फीस अभी तक नहीं भरा और एग्जाम का दिन भी नजदीक आ रहा है। सॉरी सर, घर का सिचुएशन खराब है, माँ का तबीयत भी थोड़ा खराब है, आप थोड़ा टाइम दीजिए, एग्जाम के पहले ही पूरी फीस पे कर दूंगी। ओह रियली? देखो अमृता, तुम एक अच्छी और ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। घर के सिचुएशन से तुम्हारी पढ़ाई खराब ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम देता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अमृता निराश होकर घर लौटती है। क्या हुआ बेटी, क्यों उदास है? कुछ नहीं माँ, आपने दवाई लिया है ना? हाँ बेटा, अब मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ, कल से वापस काम पर जाऊंगी। नहीं माँ, अब से आप कोई काम नहीं करेंगे। बेटा, तो फिर घर कैसे चलाएंगे? तुम्हारा पढ़ाई पूरा होने के बाद तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, तब तक तो घर चलाना पड़ेगा ना बेटा। हाँ माँ, अब से मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी। बेटा, मगर तुम्हारी पढ़ाई? फिक्र मत करो माँ, वह भी हो जाएगा। बेटा, मुझे छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। फिर माँ, रात में क्यों, कल सुबह ही बना देती हूँ। क्या पता कल हो या ना हो, किस चीज में मन करे वह कर देना चाहिए बेटा। ठीक है माँ, 20 मिनट में बनाती हूँ। अमृता छोले भटूरे बनाकर मां को देती है। दोनों खाकर सो जाते हैं। आधी रात होने के बाद घर में एक चोर आता है। वह चोर बहुत भूखा था। वह चोरी करने से पहले कुछ खाने के लिए है क्या सोचकर किचन में जाकर देखता है। वह छोले भटूरे देखता है और बड़े मजे से उसे खाकर बहुत खुश हो जाता है। वाह, क्या मस्त बनाया है। इतने साल से बहुत घरों में चोरी से खाया था, मगर ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। वाह भाई वाह, मजा आ गया। बाद में चोर ने चोरी करने के लिए पूरा घर देखा। सब जगह खाली खाली दिखता है। तब चोर सोचता है कि ये लोग बहुत ही गरीब हैं, शायद इतना बढ़िया खाना खिला दिया इन लोगों ने, इनकी गरीबी हटाना है। सोचकर उसने पैसा सोना पूरा उस घर में रख देता है और खिड़की से चला जाता है। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद मां और बेटी दोनों घर में पड़े हुए पैसे और सोने को देखकर चौंक जाते हैं। उस दिन के बाद मां बेटी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। जादुई पेड़ का दरवाजा, मैजिकल ट्री डोर। एक गांव में रवि और गोपी नाम के दो दोस्त रहते थे। उसी गांव के पूरब दिशा में एक मायावी पेड़ था। उस पेड़ के बारे में लोग तरह तरह की कहानियां बनाते थे। रवि एक मेहनती इंसान था। वह मेहनत से कमाने में विश्वास रखता था। गोपी थोड़ा आलसी और स्वार्थी इंसान था। वह बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहता था। रवि गोपी की इस सोच को बदलना चाहता था। एक दिन रवि और गोपी काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक फकीर अपने जादुई बक्से में से मिठाइयां और तोहफे लोगों में बांट रहा था। वह रवि और गोपी को भी देता है। गोपी को उस मायावी डिब्बे को लेने की इच्छा होती है। क्या बात है बच्चों, तुम लोग अभी तक नहीं गए? और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मुझे वो जादुई डब्बा चाहिए, मैं बहुत कुछ कमाना चाहता हूं। देखो बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये मैंने बहुत मेहनत करके मायावी पेड़ से लिया है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी उस मायावी पेड़ के पास जाओ, मैं उसकी पूरी जानकारी तुम्हें देता हूं। फकीर रवि और गोपी को उस मायावी पेड़ के बारे में गुप्त रूप से बताता है। गोपी और रवि फकीर को धन्यवाद कहते हैं। वह उन्हें प्रणाम करते हैं और अगले दिन
अपने खाने के बक्से बांधकर उस मायावी पेड़ के पास निकलते हैं। दोपहर तक वह पेड़ के पास पहुंचते हैं। दोनों वहां तक धैर्य से आए। गोपी वहां आकर उस पेड़ को देखकर घबरा जाता है। अरे रवि, मुझे डर लग रहा है। मैंने पहले ही मना किया था, अब यहां तक आ गए हो तो डर कैसा? यह कहकर रवि मायावी पेड़ का दरवाजा खोलता है। अंदर पूरा अंधेरा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हैं। गोपी डर के मारे कांप रहा था, पर रवि हिम्मत से था। अंधेरे में ही वो दोनों बहुत सारी मुसीबतों को पार कर वह फकीर की बताई जगह पर पहुंचते हैं। वहां आंखों को चकित करने वाली सुनहरी रोशनी थी। थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए रवि और गोपी उस फकीर के बताए हुए मंत्र को पढ़ते हैं। बस उनके मंत्र पढ़ते ही उन लोगों को एक आकाशवाणी सुनाई देती है। बच्चों, मैं तुम लोगों को एक एक वरदान देता हूं। मांगो क्या मांगना है, पर वरदान मिलने के बाद अपने अपने वरदान लेकर तुम लोगों को इस मायावी पेड़ से बाहर तुरंत निकलना है। रवि और गोपी मायावी पेड़ को प्रणाम कर अपनी अपनी इच्छाएं अपने अपने मन में मांग लेते हैं। गोपी आंख खोलकर देखता है, उसके पास हीरों से भरे थैले थे। गोपी उन हीरों के थैलों को देखकर खुशी से झूम उठता है। वह खुशी से रवि की ओर देखता है, मगर रवि के पास कुछ नहीं था। क्यों रवि, तुमने कुछ नहीं मांगा क्या? मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम हो, मुझे और क्या चाहिए? चलो जल्दी यहां से, हमारे पास वक्त नहीं है। गोपी को रवि की बातें समझ में नहीं आई। वह 2 थैले कंधे पर और 1 थैला हाथ में पकड़कर चलने लगता है। रवि थैला पकड़ने में गोपी की मदद नहीं करता, क्योंकि यह आकाशवाणी का नियम था। रवि सिर्फ गोपी को जल्दी चलने के लिए कह रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद गोपी थक जाता है और वहां थैली नीचे रख देता है। रवि गोपी को देखकर, गोपी, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हमारे प्राण चले जाएंगे। गोपी फिर से उन थैलों को अपने कंधों पर लाद कर वहां से निकलता है। 10 कदम भी चला नहीं कि पीछे से भयानक आवाज उनका पीछा करने लगी। गोपी अब और नहीं चल पा रहा था। वह बहुत ही मायूस होकर रवि की ओर देखता है और कहता है, रवि, तुमने मुझे बहुत बार समझाया कि लालच मत किया करो, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम जैसा दोस्त होना मेरी खुशकिस्मती है। यह मायावी पेड़ मेरी लालच की सजा मुझे देगा। तुम मुझे छोड़कर यहां से चले जाओ, तुम खुश रहो। गोपी के यह कहते ही वह भयानक आवाज उस तक पहुंच जाती है। गोपी चिल्लाते हुए कहता है, रवि, तुम यहां से भाग जाओ, अपने प्राण बचाओ। नहीं गोपी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रवि के यह कहते ही वह भयानक आवाज गोपी के पास आती है। रवि गोपी का हाथ थाम लेता है। यह सब एक ही पल में होता है। एकदम से बड़ी बिजली कड़कती है। दोनों जब आंखें खोलते हैं तो वह दोनों पेड़ के बाहर पड़े हुए थे। गोपी खुशी से रवि के गले मिलता है। रवि, मैं कैसे बचा? यह सब कैसे हुआ? गोपी, ऐसा कुछ होने वाला है इसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। अगर मैं कुछ कहूं तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने यह वरदान मांगा कि जैसे ही मैं तुम्हारा हाथ थामूं, तुरंत हम दोनों सुरक्षित उस पेड़ से बाहर आ जाएं। रवि की यह बात सुनकर गोपी की खुशी की हद नहीं थी। रवि, मैं इतने दिन लालच करता रहा, आज से तुम ही मेरी दौलत हो, मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा दोस्त है, कहकर रोने लगा। रो मत गोपी, तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। नहा धोकर भोजन करके सो जाते हैं। पलंग पर सो रहे रवि के तकिए के नीचे कुछ ऊंचा महसूस होता है। तुरंत रवि अपना तकिया हटाकर देखता है, उसके तकिए के नीचे फकीर के पास जो जादुई डिब्बा था वह दिखता है। लालची मित्र। एक प्रेमपुर नामक गांव में टीटू और बंटी नाम के 2 दोस्त रहते थे। दोनों ही गांव में छोटा मोटा मजदूरी का काम करते थे, परंतु टीटू बहुत ही लालची स्वभाव का था और बंटी बहुत ही ईमानदार और दयालु था। एक दिन की बात है, टीटू और बंटी मजदूरी का काम न मिलने के कारण यूं ही पेड़ की छाया में बैठे हुए बातें कर रहे थे। उसी बीच बंटी ने टीटू से कहा, टीटू,
आखिर हम कब तक ऐसे मजदूरी का काम करते रहेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो बंटी? क्यों ना हम अपना खुद का व्यापार शुरू करें? तुम्हारा सुझाव अच्छा तो है, परंतु हम व्यापार करेंगे किस चीज का? क्यों ना हम एक चिकन शॉप खोलें जिसमें हम बिरयानी बनाकर बेचेंगे। वैसे भी मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाना जानता हूँ। टीटू को बंटी का सुझाव पसंद आया और वो उसकी बात से सहमत हो गया। अगले ही दिन दोनों ने गांव में एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए और उन पैसों से गांव में एक दुकान किराए पर ली और अन्य व्यापार का सामान खरीदा। इस प्रकार दोनों ने अपना व्यापार शुरू किया। टीटू मुर्गे काटता था और उसका मांस बंटी को सप्लाई करता था और बंटी उस मांस से चिकन बिरयानी बनाता था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत बढ़ने लगा। गांव के लगभग सभी लोग उनकी चिकन बिरयानी खूब पसंद करते थे। दोनों अच्छा मुनाफा कमाने लगे थे। उन्होंने सेठ से लिए उधार के पैसे भी चुका दिए थे। दोनों ही दोस्त व्यापार की तरक्की से बहुत खुश थे, परंतु टीटू लालची स्वभाव का था। अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में वो कमजोर, बूढ़े और बीमार मुर्गे खरीदकर उनका मांस बिरयानी बनाने के लिए बंटी को सप्लाई करने लगा था और बंटी को टीटू की इस हरकत की खबर नहीं थी। टीटू की इस हरकत से धीरे धीरे गांव में लोग बीमार होने लगे थे। धीरे धीरे बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब गांव वाले इलाज के लिए चिकित्सक के पास गए तो चिकित्सक ने गांव वालों को बीमार होने का कारण खराब मांस को भोजन में प्रयोग करना बताया। गांव वाले अनुमान लगाने लगे कि वो तो बंटी की बिरयानी खाने के बाद से ही बीमार हैं और वो उसकी दुकान पर जाकर हंगामा करने लगे। इस सब के बाद गांव वालों ने बंटी की बिरयानी खाना बिल्कुल बंद कर दिया। ये सब सुनकर बंटी बहुत हैरान था और उसने इस सब के लिए गांव वालों से माफी मांगी। परंतु बंटी अपने हाथों से बनी बिरयानी के ऐसे किस्से सुनकर बहुत परेशान था। उसने इस विषय में टीटू से बात की, परंतु टीटू बहुत डरा और घबराया हुआ था क्योंकि ये सब उसके लालच के कारण ही हुआ था। टीटू के व्यवहार को देखकर बंटी को उस पर संदेह हुआ। बंटी ने उस समय तो टीटू से ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर बंटी ने ये पता लगाया कि टीटू आखिर मुर्गे कहां से खरीदता है। बंटी ने मुर्गों के व्यापारियों से टीटू के मांस खरीदने के विषय में बात की। उनमें से एक व्यापारी ने बंटी को सब सच सच बता दिया कि टीटू उससे ही बीमार और बूढ़े मुर्गे खरीदता था। मैंने तो टीटू को कई बार ऐसा ना करने की सलाह दी थी, परंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी। बंटी को ये जानकर बहुत बुरा लगा और उसे टीटू की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। तब उसने टीटू के साथ काम न करने का फैसला किया। टीटू, तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? हमारा व्यापार अच्छा भला चल रहा था, परंतु तुम्हारे लालच ने सब खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। टीटू ये सुनकर बहुत उदास हो गया और वो अपने किए पर पछताने लगा और बंटी से हाथ जोड़कर अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगा। बंटी, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे एक मौका और देकर देखो। टीटू को अपने किए पर शर्मिंदा देख बंटी ने उसे माफ कर दिया और वो दोनों फिर से एक साथ बिरयानी का व्यापार करने लगे। धीरे धीरे बंटी अपने व्यापार में पहले के जैसे तरक्की पाने लगा था। कहानी का नैतिक: मनुष्य को जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए।